आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भूगोल का कक्षा 10वीं अध्याय 3 कृषि। चैप्टर का नाम है कृषि। चैप्टर के जितने भी नोट्स है यानी जितने भी मेन बातें हो मैं बात आपको तो बताऊंगा ही, साथ ही साथ इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आंसर है 1 नंबरी से लेकर 2 नंबरी 3 नंबरी 5 नंबरी जो भी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर होंगे सारे के सारे आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं भूगोल कक्षा 10वीं अध्याय 3 कृषि के जितने भी इंपॉर्टेंट बातें हो। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बातें देखिए, ये अगर आप पढ़ लेंगे, ये जान लेंगे तो आपको बहुत काम किया है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आपको कवर हो जाएंगे और साथ ही साथ जो 1 नंबरी क्वेश्चन मैं आपको यहां पर दूंगा वो इसी नोट्स में से होते हैं, तो आप यहां से कंप्लीट कर सकते हैं। तो भारत सबसे अधिक फलों और सब्जियों का उत्पादन करता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि दुनिया भर में सबसे अधिक फल और सब्जी का उत्पादन कौन करता है, तो भारत। बस हो गया, एक ऑब्जेक्टिव आपका कंप्लीट हो गया। रोपण कृषि में एक लंबे चौड़े भूखंड पर एक ही फसल बोई जाती है। रोपण कृषि में एक लंबे चौड़े भूखंड पर कितनी फसलें बोई जाती है, तो एक ही फसलें बोई जाती है। ये भी ऑब्जेक्टिव की तरह से हो जाएगा आपका। भारत में चाय, कॉफी, रबर, गन्ना, केला इत्यादि मुख्य रोपने फसलें हैं। पूछेगा कि भारत में मुख्य रोपने फसलें के नाम बताइए। 2 नंबरी में अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछता है तो हम लिख देंगे भारत में चाय, कॉफी, रबर, गन्ना, केला इत्यादि मुख्य रोपने फसलें हैं। भारत में मुख्य रूप से चावल, गेहूं, मोटे अनाज, दाल, चाय, कॉफी, गन्ना, तिलहन, कपास, जूट इत्यादि फसलें उगाई जाती है। अगर पूछेगा कि भारत में मुख्य रूप से कौन कौन से फसलें उगाई जाती है, तो आप यहां पर लिख देंगे, ये सारे आंसर देख रहे हैं। भारत में मुख्य रूप से चावल, गेहूं, मोटे अनाज, दाल, चाय, कॉफी, गन्ना, तिलहन, कपास, जूट इत्यादि फसलें उगाई जाती है। ठीक है, आगे हम आपको देखते हैं रबी फसलें अक्टूबर से दिसंबर के मध्य में बोई जाती है। अगर आपसे पूछेगा कि रबी फसल किसे कहते हैं, तो रबी फसलें अक्टूबर से दिसंबर के मध्य में बोई जाती है और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य काट ली जाती है। और क्या किया जाता है, ग्रीष्म ऋतु में क्या किया जाता है, अप्रैल से जून के मध्य काट ली जाती है। जैसे में हो गया गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों आदि मुख्य रबी फसलें। ठीक है, वैसे आपको क्वेश्चन पूछेगा कि रबी फसल और खरीफ फसल में क्या अंतर है। 2 नंबर का क्वेश्चन है और इसको डिटेल्स में पूछेगा तो 3 नंबर पूछेगा। ठीक है, इससे ज्यादा ये नंबर नहीं पूछता है, इसलिए आप लोगों को याद रखना चाहिए कि रबी फसल किसे कहते हैं। तो रबी फसल जो होता है वह अक्टूबर से दिसंबर के मध्य में बोई जाती है और ग्रीष्म ऋतु यानी अप्रैल से जून के मध्य काट ली जाती है। जैसे में हो गया कि गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों आदि मुख्य रबी फसलें। खरीफ फसलें देख लीजिए, देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं खरीफ फसलें। अब मान लीजिए कि जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। सितंबर अक्टूबर में कौन चीज कटता है, अभी जो है आप देख रहे हैं सितंबर अक्टूबर में कौन सी फसलें काटी जाती है, तो सितंबर अक्टूबर में जो फसलें काटी जाती है, अभी कौन सा रोपनी हो रहा है, तो सितंबर और अक्टूबर के महीने में क्या होता है, धान सबसे बड़ा होता है। खरीफ फसल में धान होगा। ठीक है, क्योंकि धान क्या होता है, जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। ठीक है, आगे मैं आपको बता दे खरीफ ऋतु की मुख्य फसलें जो होती है, चावल होती है, मक्का होती है, ज्वार होती है, बाजरा होती है, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन। तो अगर आपसे पूछेगा कि खरीफ फसल के बारे में बताइए, तो इतना सारा आप लिख देंगे तो खरीफ फसल का हो जाएगा। घबराइए नहीं, आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं। ठीक है, आपको हम आगे बता दें कि भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न चावल है, क्योंकि अधिकतर लोग जो होता है दिन रात चावले खाते रहता है, इसीलिए उसको पेट निकल करके लगता है कि उसके पेट से भेंटे नहीं है। भारत जो है चावल का चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, यानी चीन में सबसे ज्यादा चावल उगाया जाता है, उसके बाद भारत जो होता है दूसरा नंबर पर होता है। ठीक है, ज्वार, बाजरा, रागी, मिलेट भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज है। भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज कौन से, ज्वार, बाजरा, रागी, मिलेट, ये सब मोटे अनाज जो होते हैं भारत में उगाए जाते हैं। भारत का विश्व में दालों के उत्पादन में अग्रणी स्थान है। भारत का विश्व में जो होता है दालों के उत्पादन में, दाल जो उत्पादन करता है दालों के उत्पादन में अग्रणी स्थान है। भूमि को जोतने, बोने, फसलें उगाने, पशुओं को पालने की कला को कृषि कहते हैं। कृषि किसे कहते हैं, तो चैप्टर का नाम ही था कृषि, लेकिन कृषि कहते किसे हैं, तो भूमि को जोतने, बोने, फसलें उगाने, पशुओं को पालने की कला को कृषि कहते हैं। कृषि बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट आप याद कर ले। निर्वाह कृषि किसे कहते हैं, ऐसी कृषि प्रणाली जिसमें किसान अपने परिवार का पोषण करता, भरण पोषण करता, उसे निर्वाह कहते हैं। पोषण करने के लिए उत्पादन करता है। इसमें परंपरागत कृषि उपकरणों तथा तरीकों का प्रयोग किया जाता है, जैसे निर्वाह कृषि, उसे निर्वाह कृषि कहा जाता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कर्तन दहन प्रणाली। कृषि की ऐसी पद्धति जिसमें किसान जमीन के टुकड़े को साफ करके उन पर अनाज व अन्य खाद्य फसलें उगाते हैं। जब मृदा में उर्वरा शक्ति कम होने लगती है तब उस भूखंड को छोड़ दिया जाता है, फिर अन्य स्थान पर नया खेत बना लिया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, कर्तन दहन प्रणाली कहते हैं। ठीक है, गहन कृषि इस पद्धति में अधिक उत्पादन के उद्देश्य से अधिक निवेश
आधुनिक उपकरणों, कीटनाशकों, उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है, उसे हम गहन कृषि कहते हैं। गहन कृषि किसे कहते हैं? इस पद्धति में अधिक उत्पादन के उद्देश्य से अधिक निवेश, आधुनिक उपकरणों, कीटनाशकों, उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। रोपण कृषि किसे कहते हैं? एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि है जिसमें विस्तृत क्षेत्र में एकल फसलें बोई जाती है, जिसमें अत्यधिक पूंजी निवेश व श्रम का प्रयोग होता है, उसे हम रोपण कृषि कहते हैं। सस्यावर्तन, भूमि की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए भूमि के किसी टुकड़े पर फसलें बदल बदल कर बोना, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सस्यावर्तन। ठीक है। चकबंदी किसे कहते हैं? बिखरी हुई कृषि, जोतों अथवा खेतों को एक साथ मिलाकर आर्थिक रूप से लाभप्रद बनाना चकबंदी कहलाता है। ये चकबंदी चौक जो होता है ना, आप देखते हैं ना कि गांव शहर में होगा चकबंदी चौक। ठीक है। तो चकबंदी चौक भी होता है, नाम भी पड़ा हुआ है, लेकिन बिखरी हुई कृषि जो होता है उसको जोतों अथवा खेतों को एक साथ मिलाकर आर्थिक रूप से लाभप्रद बना लिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? चकबंदी कहते हैं। हरित क्रांति, हरित क्रांति कई बार पूछा हुआ है, VBI क्वेश्चन है। ठीक है। हरित क्रांति क्या होता है? कृषि क्षेत्र में अधिक उपज वाले बीजों का प्रयोग होता है, आधुनिक तकनीक, अच्छी खाद, उर्वरकों का प्रयोग करने से कुछ फसलें जो होता है विशेषकर गेहूं के उत्पादन में क्रांतिकारी वृद्धि को हरित क्रांति कहते हैं। देखिए हरित क्रांति कई बार पूछा गया हुआ है और 10th के लेवल से बहुत VBI क्वेश्चन है। तो कृषि क्षेत्र में अधिक उपज वाले बीजों का जो प्रयोग होता है वो आधुनिक तकनीक, अच्छी खाद, उर्वरकों का प्रयोग करने से कुछ फसलें जो होती है विशेषकर गेहूं के उत्पादन में क्रांतिकारी वृद्धि को हरित क्रांति कहते हैं। श्वेत क्रांति किसे कहते हैं? ये भी पूछा हुआ। दूध के उत्पादन में वृद्धि के लिए पशुओं की नस्लों को सुधारना, आधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया गया। ऑपरेशन फ्लड इसी कार्यक्रम का मुख्य भाग है। ऑपरेशन फ्लड जो इसी कार्यक्रम का मुख्य भाग है। तो श्वेत क्रांति दूध के उत्पादन में वृद्धि के लिए पशुओं की नस्लों को सुधारना, आधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया गया। ऑपरेशन फ्लड इसी कार्यक्रम का मुख्य भाग था, उसे हम श्वेत क्रांति के नाम से जानते हैं। अब देख लेते हैं 1 नंबरी क्वेश्चन। भारत की 4 रबी तथा 4 खरीफ फसलों के नाम लिखे। देखिए अगर आप ऊपर वाले नोट्स को पढ़ेंगे तो इसका आंसर तो आप ऑटोमेटिक दे सकते हैं, इसके बारे में तो आपको कुछ कहना ही नहीं चाहिए, फिर भी हम इसका आंसर आपको बता देते हैं। देखिए 4 को करा रबी और 4 को खरीफ। तो रबी फसल कौन कौन हो गया? तो रबी हो गया गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों। और खरीफ हो गया चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग। देखिए रबी फसल और खरीफ फसल में क्या अंतर है? देखिए रबी आपको मालूम ही होगा और खरीफ के बारे में मैं आपको बता ही दिया था, इसके ज्यादा डिटेल्स में बताने की जरूरी नहीं है। ठीक है। तो रबी और खरीफ फसल देख लीजिए। ठीक है। रबी फसल कौन होते हैं? गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों। और चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा। देखिए रबी क्या है? 2 अंक का हो गए, तो 2 ही अंक वाला जो है देख रहे हैं। गेहूं भी 2 अंक का, मतलब रबी जो है 2 लेटर का है, गेहूं भी 2 लेटर का, चना भी 2 लेटर का, जौ भी मतलब इस तरह से मान लीजिए। मटर सिर्फ 3 नंबर का है, सरसों है। और खरीफ में देखिए चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा आदि, अरहर, मूंग सब है 3-3 अंक का, मतलब 3-3 लेटर का। तो इस तरह से आप ट्रिक बनाकर याद कर सकते हैं। ठीक है। रोपण कृषि की 2 विशेषताएं लिखिए। तो रोपण कृषि की 2 विशेषताएं, तो रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है और अधिक पूंजी और श्रम की आवश्यकता में की जाती है। ठीक है। बस आपको देख लेना है, PDF आपको इससे मिल जाएगा, बस आपको वीडियो समझ लेना है, उसके बाद आपको PDF डाउनलोड कर लेना है। दलहन तथा तिलहन फसलों के 4 उदाहरण लिखिए। बहुत VBI क्वेश्चन है ये क्वेश्चन जो है, दलहन तथा तिलहन के 4 फसलों के 4 उदाहरण दीजिए। तो मैं आपको बता दूं कि दलहन में हो जाएगा अरहर, मूंग, उड़द, मटर, चना, मसूर आदि। और तिलहन में हो जाएगा मूंगफली, सरसों, अलसी, तिल, सोयाबीन आदि। ठीक है। चलिए हम आपको बता दें कि रेशम उत्पादन के लिए क्या होता है। तो रेशम उत्पादन के लिए जो है रेशम के कीड़ों को पालना कृषि का कौन सा प्रकार है? रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों को पालना कृषि का कौन सा प्रकार है? तो चौथा का हम देख लेते हैं, सेरीकल्चर। क्या है? सेरीकल्चर। रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों को पालना कृषि का कौन सा प्रकार है? तो सेरीकल्चर हो गया। ठीक है। अब देख लेते हैं 5वें नंबर पर, कर्तन दहन कृषि या स्थानांतरीय कृषि विभिन्न देशों में किन किन नामों से जाने जाता है? ठीक है। 5वें नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि कर्तन दहन कृषि या स्थानांतरीय कृषि विभिन्न देशों में किन किन नामों से जाना जाता है। तो 5वें नंबर का हम आपको आंसर बता दें तो ये हो जाएगा मैक्सिको तथा मध्य अमेरिका में मिल्पा के नाम से, वेनेजुएला में कोनको के नाम से, ब्राजील में जो था रोको के नाम से। ठीक है, सॉरी रोका के नाम से, और इंडोनेशिया में लदांग के नाम से, वियतनाम में रे के नाम से, मध्य अफ्रीका में मसोले के नाम से। तो क्वेश्चन जो कह रहा था 5 नंबर का कि कर्तन दहन कृषि या स्थानांतरीय कृषि विभिन्न देशों में किन किन नामों से जाना जाता है, तो हम आपको बता दिए। इसका आंसर आप देख लीजिए, यहाँ पर है मैक्सिको तथा मध्य अमेरिका में मिल्पा के नाम से, वेनेजुएला में कोनको के नाम से, ब्राजील में रोका के नाम से, रोका।
और इंडोनेशिया में लदांग, वियतनाम में रे, मध्य अफ्रीका में मसोले। ठीक है। जीविका निर्वाह कृषि की 2 विशेषताएं लिखिए। जीविका निर्वाह कृषि जो है उसकी 2 विशेषताएं लिखना है, तो हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। तो इसकी 2 विशेषताएं को हमको लिखना है। तो पहला नंबर में आप देख रहे हैं कि भूमि के छोटे टुकड़ों पर परंपरागत रूप से कृषि करना। भूमि के जो छोटे टुकड़े होते हैं उस पर परंपरागत रूप से कृषि करना, प्रायः मानसून, मृदा की प्राकृतिक उर्वरता तथा फसल उगाने की पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्तता पर निर्भर करना। ठीक है। भूमि के छोटे टुकड़ों पर परंपरागत रूप से कृषि करना, प्रायः मानसून, मृदा की प्राकृतिक उर्वरता तथा फसल उगाने की पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्तता पर निर्भर करना। ये 6 का 2 नंबर है कि हमको क्या करना है। 6 का जो क्वेश्चन कर रहा है कि जीविका निर्वाह कृषि की 2 विशेषताएं लिखिए। तो जीविका निर्वाह कृषि की 2 विशेषताएं यहां पर से आप देख सकते हैं। ये यहां से लेकर आपको यहां तक लिख देना है। ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो नीचे कमेंट करके आप बता सकते हैं। ठीक है। गहन कृषि के 2 गुण लिखे। गहन कृषि जो होते हैं, गहन कृषि होते क्या है, इसके 2 गुण को हमको लिख देना है। तो गहन कृषि के हम 2 गुण लिखना है। तो हमें आपको बता दें यहाँ पर कि गहन कृषि के 2 गुण में अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरकों तथा सिंचाई का प्रयोग होना चाहिए, और दूसरे नंबर का है कि भूखंडों का आकार छोटा होने पर कई फसलें उगाना। ठीक है। 7 का 2 पॉइंट है, आप यहाँ पर समझ लीजिए कि क्या आ रहा है कि गहन कृषि के 2 गुण लिखिए। गहन कृषि होते क्या है, इसके 2 गुण लिखना है। तो अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरकों तथा सिंचाई का प्रयोग करना गहन कृषि का पहला मतलब कारण है, पहला उत्पादन का रूल है। और भूखंडों का आकार छोटा होने पर कई फसलें उगा देना। ठीक है। मतलब मान लीजिए खेत छोटा है तो उसमें देखते हैं ना कि गन्ना बो दिया, उसी में आलू बो दिया, उसी में सरसों बो दिया, उसी में पुदीना बो दिया, उसी में खुदीना, मतलब जो मन तो सो बो देता है। तो इस तरह से हो जाता है। ठीक है। अब आप देख लेते हैं ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड मैं आपको बता दूं कि ऑपरेशन फ्लड हम आपको बताया था दुग्ध उत्पादन वृद्धि के लिए और श्वेत क्रांति से संबंध है। ये दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए इससे संबंध है, या फिर आप लिख सकते हैं इसका आंसर श्वेत क्रांति से संबंधित है। ठीक है। चलिए हम आपको बता दिया 8 नंबर का ऑर्गेनिक कृषि या जैविक कृषि क्या है। ऑर्गेनिक कृषि या जैविक कृषि क्या है, बहुत बीबीए क्वेश्चन है, आप इसे इंपोर्टेंट समझकर आप अपने नोटबुक में खास करके नोट कर ले। ऑर्गेनिक कृषि या जैविक कृषि क्या है। 9 नंबर का हम आपको बता दें प्राकृतिक तरीकों से कृषि, उर्वरकों, कीटनाशकों का प्रयोग न करके किसी कृषि करना कार्बनिक कृषि या ऑर्गेनिक कृषि करता है। देखिए कार्बनिक कृषि या ऑर्गेनिक कृषि क्या होता है, तो इस कृषि में जैविक कृषि भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि खाद बूद जो होता है ना, कीटनाशक का प्रयोग नहीं किया जाता है। सिंपल तरीके से आप जो है किसी बीज को डाल देते हैं, उसके बाद उसमें बिना किसी खाद के, बिना किसी कीटनाशक के आप उसे उगाते हैं, तो ऑर्गेनिक हो गया। ठीक है। तो उसे केचुआ नहीं होता है, किसान का दोस्त कहा जाता है, उसके यूज से आप उसे यूज कर सकते हैं। सुनहरा रेशा किस फसल को कहा जाता है। सुनहरा रेशा किस फसल को कहा जाता है, तो जूट या पटसन को सुनहरा रेशा कहा जाता है। किससे कहा जाता है, जूट या पटसन को। चलिए हम आगे देख लेते हैं 10 नंबर का ही है ये भारत, ये जो मानचित्र बना दिया गया है। चलिए कोई बात नहीं। अब हम देख लेते हैं 3 से 5 अंक वाले प्रश्न। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है, तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का बहुत महत्व है। 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है, यानी भारत की जितनी जनसंख्या है उसमें से 2/3 जनसंख्या जो कृषि कार्यों में संलग्न है, कृषि कार्यों में व्यवस्थित है, कृषि कार्य को करता है और कृषि पर निर्भर है। ठीक है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, भारत के लिए कृषि जो एक प्राथमिक क्रिया है। विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराता है। कृषि जो होता है बहुत सारे उद्योग, मतलब कि बिस्कुट बनाता है पार्ले जी है, तो पार्ले जी के लिए जो गेहूं जो आता है, गेहूं कहां से आता है, ये किसान के लिए, किसान में उगाकर उसको भेजता है। तो विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराना, तो पार्ले जी बिस्कुट के लिए जो गेहूं होता है वो कच्चा माल हो गया। भारत की प्राचीन आर्थिक क्रिया है। कृषि जो है भारत की बहुत प्राचीन, मतलब बहुत प्राचीन का मतलब ये तो बहुत पुराना, प्राचीन आर्थिक क्रिया है। पिछली कुछ शताब्दियों में कृषि कार्यों में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ, और पिछली कुछ शताब्दियों में कृषि कार्यों में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। मतलब आजकल देखते हैं कि लौका सब कितना बड़का बड़का हो जाता है, घिउरा सब बहुत बड़ा बड़ा हो जाता है, मतलब उसमें जो है परिवर्तन हो गया। परिवर्तन का मतलब चेंजिंग हो गया। हाइब्रिड देखते हैं, हाइब्रिड साग सब्जी आपको देखने को मिलता है। हर मौसम में आपको आम मिल जाता है, हर मौसम में आप खोजेंगे तो हर टाइप की चीज आपको मिल जाता है, तो इसे कहते हैं क्रांतिकारी परिवर्तन। तो भारत में कृषि जो है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या क्या महत्व है आपको मैं बता दिया। यहाँ 5 पॉइंट्स है, 5 पॉइंट लिख सकते हैं, पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। पीडीएफ में आप इसे 5 पॉइंट दे करके लिख लीजिएगा। ठीक है। सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए संस्थागत सुधारों के बारे में लिखें। तो सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए संस्थागत सुधारों के बारे में लिखना है। तो सरकार जो है यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या किए हैं। तो फसलों को बीमा सुविधा देना, सरकारी बैंकों का विकास कर किसानों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराना। सहकारी बैंकों का विकास कर होता है किसानों को ऋण सुविधा देना, किसान को जो है ऋण माफ कर देना। ठीक है। कृषि कर माफ देना।
फसलों के समर्थन मूल्य का उचित निर्धारण कर प्रोत्साहित करना, मौसम संबंधी सूचनाओं को समय समय पर प्रसारित करना ताकि किसान जो है अपना फसल को सही तरह से उगा सके, कृषि संबंधी नवीन तकनीक, औजारों, उर्वरकों आदि से संबंधित कार्यक्रम रेडियो तथा दूरदर्शन पर प्रसारित करना, कृषि के बारे में ज्यादा किसानों को बताना ताकि किसान अपना फसल सही तरह से उगा सके। तो ये जो है इसका भारत में सरकारों द्वारा किसानों के हित में किए गए संस्थागत सुधारों के बारे में लिखना है। तो ये कौन कौन सुधार हुआ था वो हमको बता दिए। ये इसका आंसर तो आप ऑटोमेटिक भी लिख सकते थे। भारत में घटते खाद्य उत्पादन के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारणों का वर्णन करें। ठीक है, तो चलिए हम इसका आंसर देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा गैर कृषि उपयोग के साथ प्रतिस्पर्धा के कारण बोए गए क्षेत्र में कमी हो जाना, रासायनिक उर्वरकों कीटनाशकों का अधिक उपयोग के कारण उपजाऊ क्षमता में कमी हो जाना, असक्षम तथा अनुचित जल प्रबंधन ने जलाक्रांतता और लवणता की समस्या को उत्पन्न किया, अत्यधिक भूजल दोहन के कारण भौम स्तर गिर गया, इससे कृषि लागत में वृद्धि हुई, अपर्याप्त भंडारण क्षमता तथा बाजार का अभाव होना। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट जो है ये इसी का है। ठीक है, 3 का था। जीविका निर्वाह कृषि तथा वाणिज्य कृषि में अंतर बताइए। तो जीविका निर्वाह कृषि तथा वाणिज्य कृषि में अंतर, ये बीबीए क्वेश्चन है, आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। ठीक है, 5 नंबरी में। तो हमको बता दें कि जीविका निर्वाह कृषि तथा वाणिज्य कृषि में क्या अंतर है। तो जीविका निर्वाह कृषि वाणिज्य कृषि, तो देखिए जीविका निर्वाह इधर हो गया, ये हो गया जीविका निर्वाह का यहाँ से यहाँ तक, इधर का हो गया, ये हो गया वाणिज्य कृषि का। खेतों का आकार छोटा होता है, इसमें खेतों का आकार बड़ा होता है। परंपरागत तकनीक तथा उपकरण औजार होता है इसमें, नवीनतम तकनीक तथा औजार होता है इसमें। ठीक है, इसमें स्थानीय बाजार के लिए उत्पादन होता है, इसमें निर्यात करने के लिए उत्पादन होता है। 2 या 3 फसलें लेना, इसमें एक साथ 2 या 3 फसलें ले सकता है, इसमें एक मुख्य फसल पर बल दिया जाता है। ठीक है, और खाद्य फसलों की पैदावार पर बल देना, इसमें गन्ना, कपास और गेहूं आदि पर बल देना। तो ये जो था जीविका निर्वाह कृषि वाणिज्य कृषि में क्या क्या अंतर है, ये बीबीआई क्वेश्चन है, आप इसे नोट कर ले, कई बार पूछा गया हुआ है। ठीक है, यहां से लेकर मैं आपको बता दूं कि यहां तक आपको लिख लेना है या फिर आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं 5 से लेकर के 10 तक के क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, कहा कि चाय के फसल के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें, रबर और मक्का के उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें, गन्ने की खेती के लिए उपयुक्त दशाओं का विवेचन करें, चावल तथा कपास के उत्पादन के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें, भारत में उगाई जाने वाली रेशेदार फसलों के नाम लिखिए और गेहूं की कृषि के लिए उपयुक्त दशाओं का वर्णन करें। मतलब 5 से 10 तक के जो क्वेश्चन है वो एक ही टाइप के क्वेश्चन है, इसलिए इसका जो है एक टेबल बना करके आपको दे दिया जाता है। आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर ले या फिर स्क्रीनशॉट करके इसे उल्टा कर लेंगे। तो 5 से 10 का आंसर हम आपको बता दें कहां तक ले। ठीक है, तो हम इसे छोटा कर दे। सबसे पहले देख रहे हैं ना, ये 5 से 10 तक का आंसर है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये 5 से 10 तक का ही आंसर है, और इसमें आपको पूरा दिया हुआ है कि नाम, तापमान कितना होना चाहिए किस फसल के लिए। ठीक है, फसल भी हो गया, और मृदा, मिट्टी, वर्षा, जलवायु कैसा होना चाहिए, क्षेत्र कैसा होना चाहिए, सब दे दिया हुआ। तो इसमें लिखा हुआ भी है कि 5 से लेकर के 10 तक का आंसर है। ठीक है, तो इस टेबल को आप उल्टा कर लीजिएगा, आपको मालूम चल जाएगा। मान लीजिए कि चाय के लिए तब 20 से 30 डिग्री तापमान होना चाहिए, फसल रोपण होता है, मृदा, मिट्टी उत्तम जल और निकासी वाली होनी चाहिए, वर्षा कितना होना चाहिए, 150 से 200 सेंटीमीटर होना चाहिए, जलवायु उष्ण या आर्द्र जलवायु होनी चाहिए। कहां कहां पर बोई जाती है, तो ये असम में, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। उसी तरह से आप जो है रबर के लिए पूछेगा तो रबर वाला में रबर लाइन लिख देंगे पूरा। ठीक है, मक्का वाला में मक्का वाला पूरा लाइन लिख देंगे, गन्ना वाला में गन्ना वाला पूरा लाइन लिख देंगे, चावल वाला में चावल लाइन पूरा लिख देंगे, कपास वाला में कपास और गेहूं वाला में गेहूं। इस तरह से आपको 5 से 10 तक का आंसर आपको मिल जाएगा। आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर आप स्क्रीनशॉट करना चाहते तो हम स्क्रीनशॉट का भी उपाय कर देते। देखिए यहां से आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ठीक है, फटाक से स्क्रीनशॉट कीजिए, या फिर आप जो है यहाँ पर पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर बात करें तो चैप्टर खत्म हो गया यहीं पर, और मैं आपको बहुत कम समय में कोशिश करता हूं कि खत्म कर दूं ताकि वीडियो लंबा ना हो सके, आपको बोरिंग भी फील ना हो सके। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मेरा जो एक चैनल था पुराने वाला राजू रजत, वो मैं उस सारे के सारे वीडियो वहां का डिलीट करके इस चैनल पर अपलोड कर रहा हूं, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को खत्म करते हैं और फिर मिलते हैं हम एक नई वीडियो के साथ।